अस्मिता के बारे में। 1098 अलग है और हमारा अस्मिता संस्था अलग है। अस्मिता संस्था जो कि झोपड़ियों में जाके काम करती है और 1098 बच्चों की हेल्पलाइन है 0 से 18 साल तक की जो कम उम्र के बच्चे हैं। तो ये हमारे वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ फील्ड वर्क के लिए आए हैं। आप लोग कुछ लोग को जानते होंगे, ठीक है। और ये हमारे डायरेक्टर हैं फादर मजू मैथ्यू, ठीक है। अस्मिता और चाइल्ड लाइन दोनों के डायरेक्टर हैं, ठीक है। बाकी बात सर को तो जानते हैं आप लोग। तो 0 से 18 साल तक के जो बच्चे घर से भाग गए हैं, लापता हो गए हैं, या वे बच्चे जिन्हें आश्रय की जरूरत है, न्यू बॉर्न बेबी जिनको फेंक दिया गया है, उन्हें शेल्टर की आवश्यकता है, बाल विवाह, बाल मजदूरी, इन सब चीजों पे चाइल्ड लाइन काम करती है। अस्मिता हमारी है वो स्लम्स एरिया में नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, जो लोग प्रवासी हैं, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, रिक्शा चलाने वाले बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए अस्मिता उनकी पढ़ाई का देख करती है। उनके लिए कोई बिल्डिंग या जैसे आंगनबाड़ी का स्कूल है ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी पेड़ के नीचे या किसी ने कोई अपना बरामदा दे दिया उनको पढ़ाने के लिए, ऐसी जगह रह के हमारे अस्मिता के स्टाफ्स जो हैं वो पढ़ाते हैं। हम उनके समय से नहीं, जो बच्चे उनका समय कूड़ा बीनने के बाद जो समय मिलता है उनके पास, अगर वो 7 बजे गए हैं और 10 बजे वापस आ रहे हैं तो 10 बजे से ही हमारे स्टाफ उनका क्लास लेते हैं। और अस्मिता में हमारा हेल्थ वर्कर हो गया, सिलाई क्लासेस चलते हैं, ये सब चीज हमारी अस्मिता संस्था देखती है, ठीक है। तो मैं सभी लोगों का इस अस्मिता चाइल्ड लाइन प्रांगण में स्वागत करती हूँ और मैं अपने स्टाफ को देती हूँ चाइल्ड लाइन और अस्मिता के बारे में बताएं। सबको नमस्ते, मेरा नाम संगीता है और एक बार फिर आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं चाइल्ड लाइन में टीम वर्क पे काम करती हूँ। मैं आप लोगों को चाइल्ड लाइन के बारे में बताती हूँ कि चाइल्ड लाइन क्या है और कैसे काम करती है और किन बच्चों के लिए काम करती है। चाइल्ड लाइन भारत की एकमात्र ऐसी आउटरीच फोन सेवा है जो 24 घंटे 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए काम करती है। वो ऐसे बच्चों के लिए काम करती है जो बच्चे घर से बेघर हो और अनाथ हो, जिन्हें माता पिता द्वारा निकाल दिया गया हो, वो बीमार हो, जिनको आश्रय की जरूरत है ना। और ये कैसे काम करती है, चाइल्ड लाइन में किसी भी बच्चे की मदद के लिए कोई भी वयस्क हो या कोई स्वयं बच्चा या किसी युवा द्वारा चाइल्ड लाइन में 1098 में फोन करके मदद वाले बच्चे को मदद के लिए फोन करती है और सूचना देती है कि यहाँ पे ऐसे प्रकार का बच्चा है जिसको 1098 की जरूरत है। तो हमारी टीम उस बच्चे के लिए मदद करने के लिए जाती है और बच्चे को लाती है चाइल्ड लाइन में, थाने में जीडी एंट्री करवाती है और बच्चे की काउंसलिंग करती है और उसके परिजन का पता करती है। यदि किसी बच्चे को मारा पीटा जाता है तो उसके संबंध में भी हम लोग काम करते हैं, बच्चे को काउंसलिंग करते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि बच्चा किस कारण से घर से निकला हुआ है या उसे मारा पीटा जा रहा है। तो परिजन को काउंसलिंग करते हैं हम लोग और उनको CWC के सामने प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पे माता पिता की काउंसलिंग की जाती है और बच्चे को समझा बुझाकर परिजन को दिया जाता है। व्यक्ति 1098 पे फोन कर सकता है, कोई भी। 1098 हमारा हेड ऑफिस है। जब फोन वहां जाएगा तो जिले के अनुसार अगर आप बता रहे हैं कि ये कॉल बनारस से आई है तो वो कॉल हमारा बनारस में ही ट्रांसफर करेंगे। फिर संबंधित व्यक्ति जो भी है, आपसे लिया गया या पुलिस पर्सन से लिया गया, उनको लेने के बाद एक रिसीविंग दी जाती है, सुपुर्दगीनामा जो व्यक्ति दिया है, और एक पुलिस वालों को एक रिसीविंग हमारे पास होती है। उसके बाद वहाँ जीडी एंट्री कराई जाती है, जर्नल डायरी में एंट्री होता है कि फला फला लोग ये बच्चे को चाइल्ड लाइन में लेके गए हैं। उसके बाद हम बच्चे को लाते हैं, बच्चे से काउंसलिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हम उनके पास कॉपी किताब लेके नहीं जाते हैं क्योंकि बच्चे में ऐसा विश्वास जगाना होता है कि हम उनसे बात कर रहे हैं और वो हमारी मदद करेंगे। कुछ बच्चे तो घर से नाराज होकर भागे होते हैं, पहले तो वो बताएंगे कि हमारे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ या मर गए हैं। ऐसी चीजें ये बच्चे बताते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम ऐसे बताने लगते हैं कि बच्चा को विश्वास होता है। पहली बात कि आप घर जाना चाहते हो कि नहीं। जब वो बच्चा कह दिया कि मैं घर जाना नहीं चाहता हूँ तो वो आपको एड्रेस, फोन नंबर या जो भी पता होगा वो कभी भी नहीं बताएगा,
लेकिन कुछ हम स्टोरी बताते हैं या कुछ और ऐसी बातें करते हैं, उनको लगता है कि अभी हम घर नहीं जाएंगे और ये हमें कहीं यहीं रख देंगे चाइल्ड लाइन में, तो बच्चे चीज़ें अपने धीरे धीरे बात करने लगते हैं। उसके बाद उनकी काउंसलिंग रिपोर्ट और पेपर तैयार करने के बाद CWC बच्चों के मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनमें 5 लोग होते हैं। बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इनको बोला जाता है। इनकी कचहरी अलग होती है। बच्चों की जो कचहरी लगती है वो हमारे कचहरी परिसर में नहीं है, उनका ऑफिस हमारे यहाँ चांदमारी में है, ठीक है। तो वहाँ जाके 5 लोग होते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों। जो भी केसेस आते हैं मेल का है तो वहाँ जो हमारे मजिस्ट्रेट होते हैं पुरुष, वो उनसे बात करते हैं, और जो महिलाएं हैं उनसे बात की जाती है। तो वहाँ भी एक काउंसलिंग रिपोर्ट बनती है। उसके आधार पर बच्चा घर जाना चाहता है या शेल्टर जाना चाहता है तो उस पर वो डिसाइड करते हैं। तो जब तक बच्चे के माँ बाप नहीं आ जाते तब तक बच्चा उनके आदेश के अनुसार से किसी भी शेल्टर होम में रखा जाते हैं। शेल्टर होम अलग अलग उम्र के हिसाब से होते हैं। 10 से ऊपर वाले बच्चे रामनगर में रहते हैं और लड़कियों का अलग अलग बनारस में है। आपका ये काशी अनाथालय लौरावीर में है, जो वनिता पॉलिटेक्निक उसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ है, फिर महमूदगंज में एक जगह है, बड़ा गांव बाबरपुर में है। तो अलग अलग जगह उम्र के हिसाब से रखा जाता है। जिनका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, ऐसे बच्चों के लिए ऐसा जगह रखा जाता है ताकि वो बच्चे वहाँ लिखे पढ़े और कुछ सीखे। सिलाई बुनाई कढ़ाई या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए वहाँ रख दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं कुछ हद तक रामनगर जो शेल्टर होम है वहाँ पे होता है। रामनगर में 2 शेल्टर होम है, एक सुधार गृह और एक क्राइम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। जो हमारे बच्चे जाते हैं वो केयर और प्रोटेक्शन सुधार गृह में जाते हैं, क्राइम वाले बच्चों में नहीं, ठीक है। क्राइम वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों का जो केसेस होते हैं वो सुधार गृह में ना जाके जुनाइल जस्टिस बोर्ड वाले में जाते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज, जब से छठ शुरू होता है अभी हमारे पास बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबीज आते हैं। बहुत सारे लोग फेंक देते हैं। गांव के प्रधान ने कहा कि उनके खेत में मिला है और वो पाया है तो उनको वो बच्चा दे दिया जाए, लेकिन ऐसा करना चाहिए? दिया जा सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि इस तरह से वो ऐसा नहीं करेंगे कि मेरा ही बच्चा है तो अपनी तरफ पाल नहीं पाएंगे। कोई भी बच्चा जब फेंका जाता है या किसी और चीज से, हो सकता है माँ बाप को सूचना ना हो। बहुत सारी औरतें, लड़कियां पैदा हो रही है इस वजह से भी फेंक देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दूसरे लोग उनको रखना चाहते हो। तो ये बच्चा हम किसी को बिना पेपर के नहीं दे सकते। कोई भी बच्चे को तुरंत हम पेपर के वर्क के साथ नहीं दे सकते। कम से कम 6 महीने ये प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। तो जब वो बच्चे की सूचना आती है कि उन्होंने पाया है या ये चीज किया है तो पहले आपको थाने में सूचना देना है। थाने वालों के पास से बच्चे को लाते हैं, उसका मेडिकल कराते हैं, ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद वो भी बच्चा CWC के पास जाता है, पेपर बनते हैं। उसके बाद वो शेल्टर होम में जाता है। 6 महीने का प्रोसेस होता है, न्यूज़पेपर में ऐड आता है, ये फला फला बच्चा इस जगह से मिला है। फिर जिनको लेना होता है वो एडॉप्शन सेंटर में जाके कारा वेबसाइट है, CARA कारा, उस पे जाके वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो वो बच्चा आपको लेना है तो 6 महीने के बाद। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे को आप सेलेक्ट किए हैं कि ये बच्चा मैंने पाया वही बच्चा आपको मिले, ये जरूरी नहीं है। आपको दूसरे बच्चे भी दिखाए जाते हैं। अगर आप कहीं देख रहे कि किसी बालिका की विवाह लगी है, वो 18 साल से कम है, आपको पता है कि उनकी शादी होने वाली है, तो आप चाइल्ड लाइन में सूचना दे उस बच्ची की हेल्प कर सकते हैं, बाल विवाह को रोक सकते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि आज अगर शादी है आज हम फोन करेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जैसे सूचना आएगा हमारी टीम उस जगह पे जाएगी और वहाँ के जो थाना है, जो थाना पड़ता है, वहाँ की पुलिस आएगी और DCPU साथ मिल के बाल विवाह को रोका जाता है। तो आप कहीं देख रहे हैं कि कहीं बाल विवाह हो रहा है, उसकी जानकारी आपको है, आप डर रहे हैं कि हम अगर कॉल करेंगे तो हमें पता चलेगा तो लोग मतलब कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो कॉलर होते हैं उनका जो भी नाम पता सारा गुप्त रखा जाता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है कि किसने कॉल करके सूचना दिया है। तो आप जब भी देखिए ऐसे बाल विवाह हो रहा है तो आप चाइल्ड लाइन में सूचना दीजिए, उस बालिका की हेल्प करिए और बाल विवाह रोकिए। जैसे बाल मजदूर, चाइल्ड लेबर,
आप कभी देखते हैं कि चाइल्ड लेबर छोटे छोटे बच्चों को बधुआ मजदूर बना के उनसे काम कराया जाता है। जैसे कि बंगाल से बहुत से बच्चों को लाया जाता है, अलग अलग राज्य से बच्चे आके काम करते हैं और उनको घर पे बंद करके रखा जाता है। कई बार हमारे यहाँ सूचना आती है कि बहुत कम उम्र का बच्चा है और उसे काम कराया जाता है, उसके बदले उसे कुछ भी नहीं दिया जाता है या फिर पैसा दिया जाता है तो बहुत ही कम। और बच्चों से काम इसलिए कराया जाता है कि बच्चे बिना किसी को बोले वो काम कर सकते हैं, वो किसी से कह नहीं सकते हैं। अगर हमें या आप लोगों को कोई काम कराएगा तो आप जरूर प्रश्न उठाएंगे कि भाई हम इतना काम किए हैं तो हमें इतना पैसा चाहिए, या फिर आप पहले बात करेंगे कि हम इतने पैसे में काम करेंगे। तो इसलिए बच्चों को बहुत सी साड़ी की फैक्ट्री होती है जहाँ मतलब साड़ी बनाया जाता हो, या फिर ऐसे क्या बोलते हैं ये दरी जो बनता है, हाँ कालीन, उसमें बच्चों को रखा जाता है कि वो उसका उंगली जो होता है छोटा और पतला होता है, उसे वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी हम लोग रेस्क्यू करते हैं। अगर आपको सूचना कहीं से मिलती है कि बच्चा कहीं से ट्रैफिकिंग करके उसको ले आया जा रहा है काम कराने के लिए मतलब दूसरे राज्य से, तो ऐसे बच्चों को भी हम लोग रेस्क्यू करके फिर जो बाल कल्याण समिति है वहाँ प्रस्तुत करते हैं। उनके आदेश से अगर परिवार का फॉलोअप हो जाता है तो परिवार आते हैं और मजिस्ट्रेट के आदेश से फिर उनको हैंडओवर किया जाता है और जो काम कराने ले आए हैं उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाती है। और बहुत बार होता है कि मतलब जैसे कि छोटी लड़कियों से काम कराते हैं, उनको मतलब खाना बनाने का, झाड़ू बर्तन का, किसी भी काम के लिए कहीं से ले आते हैं। 18 साल की कम उम्र के लड़के हो या लड़कियां, आप लोग को पता है कि उनसे काम कराया जा रहा है तो आप तुरंत चाइल्ड लाइन में सूचना देंगे। हमारी टीम तुरंत वहां जाके मतलब अगल बगल के लोगों से पता करेगी कि सच में क्या काम कराया जा रहा है। अगर हाँ पता चलेगा कि सच में उस घर में कोई बच्चा काम कर रहा है तो हम लेबर डिपार्टमेंट को लेटर लिखते हैं और उनको सारी सूचना दिया जाता है। फिर उनके साथ मिलकर हम बच्चों को रेस्क्यू करते हैं वहां से। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी सभी लोग लिखिए मत, जिसको कुछ पूछना है बाद में पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया ना कि बहुत सारे लोग फेसबुक भी चलाते हैं, उन सब चीज़ों के कंप्लेन आता है कि इसने हमारी फेक आईडी बना के हमारे ये गलत उपयोग किया या उनका फेस उस पर लगा दिया या बहुत सारे रॉन्ग नंबर कॉल आ रहे हैं, उनके लिए भी। और एक चीज़ और भी है, 1098 जब भी आप कॉल करेंगे ये मत सोचिएगा कि आपने अभी बाल विवाह या बाल मजदूरी के लिए कॉल किया है और हाँ हमारा नाम और नंबर सबको बताया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका नाम और नंबर हमेशा गुप्त रखा जाएगा, किसी का भी कभी भी यहाँ इंटरवेंशन जब होता है किसी का नाम और नंबर हम कभी नहीं बताते, ठीक है, चाहे वो बाल विवाह के लिए हो या बाल मजदूरी के लिए हो। अब आप जब रेस्टोरेंट में खा रहे वहाँ से या जस्ट कॉल किया आप लोग ने तो वो रेस्टोरेंट वाला देखेगा तो आप लोग को वहाँ से उठा के भगा देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। हमारा चाइल्ड लाइन और अस्मिता दोनों अलग अलग काम है, ठीक है। मैंने आपको जितना बताया अभी तक वो चाइल्ड लाइन के बारे में बताया, हमारा चाहे ये संगीता ने बताया, निर्मला ने बताया, मैंने बताया, वो चाइल्ड लाइन के बारे में है। अस्मिता को मैंने बताया नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वो चीज़ें हैं। हेल्थ वाला प्रोग्राम हमारा है वो भी उसी में आता है और सिलाई भी वो उसी में आता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अस्मिता की कोऑर्डिनेटर को मैं हैंडओवर करूंगी, वो आपको उनके बारे में बताएंगी। रितु प्लीज। सभी को नमस्ते। आप लोगों ने मैम से सुना चाइल्ड लाइन के बारे में और मेरा नाम रितु है और मैं अस्मिता की कोऑर्डिनेटर हूँ। बेसिकली मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है हेल्थ रिजेन्युएशन इन स्लम ऑफ वाराणसी। ये बेसिकली काम करता है 12 स्लम एरिया में एंड 12 स्लम एरिया में भी कैटेगराइज्ड है कि हम धात्री महिला, कोई समझ रहा है धात्री महिला किसे कहते हैं? नहीं, लैक्टेटिक वुमेन समझ रहे हैं एंड प्रेग्नेंट वुमेन समझ रहे हैं। तो ये दोनों के साथ हम काम करते हैं। इसके साथ तीसरा जो केस है वो है एडोलसेंस गर्ल्स। तो इनके साथ 12 स्लम एरिया में काम करते हुए हमें जो चीज़ें जाननी है वो आपको बताते हैं।
सबसे पहले तो झुग्गी और स्लम बस्तियों में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, खास तौर से प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटेड वोमन। हमारे बीच में आशा आंगनवाड़ी होती हैं, सब जानते होंगे आशा आंगनवाड़ी। आशा आंगनवाड़ी केवल घरों तक सीमित होती हैं, झुग्गियों तक नहीं जाती हैं, जबकि झुग्गियों में ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। वहाँ की प्रेग्नेंट लेडी को पता ही नहीं होता कि उन्हें कौन सा वैक्सीन लगवाना है बच्चों को और उनको, और क्या न्यूट्रिशन उनको लेना है। तो हमारी संस्था उनके बीच में जाती है। बेसिक शुरुआत से ही, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब से ही लेके हम उन्हें उनके न्यूट्रिशन के बारे में, उसके साथ डॉक्टर से कंसल्ट कराना, उनका एक हेल्थ डायरी मेंटेन करना, और जो भी प्रोसेस होता है हम उनको बताते जाते हैं। जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को हम फर्स्ट टाइम लेके जाते हैं उनका चेकअप कराने के लिए, तो पहले तो उनके यहाँ जागरूकता नहीं है कि क्या ज़रूरी है कि हम माँ बने हैं तो हम हॉस्पिटल ही जाएंगे। हमारे 3 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं और हम क्यों जाएंगे। 3 बच्चे ऑलरेडी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आई हैं हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो उन्हें मोटिवेट करना, मेन प्रॉब्लम यही है कि उन्हें मोटिवेट करके हम कैसे ले जाएं। और उसमें भी 2 चीज़ें ये होती हैं कि सबसे पहले तो वो कहीं प्रवासी होते हैं, बाहर से आए होते हैं, तो आधार कार्ड नहीं है, ना उनका कोई रहने का ठिकाना है, 4 महीने यहाँ रह रहे हैं, कहीं और चले गए। तो इस कारण से आशा और आंगनवाड़ी उनको हैंड ओवर नहीं करती, मतलब उनको लेती ही नहीं है अपने अंदर में। तो हम लोग उनके यहाँ उनको, क्योंकि जब भी आप पीएससी पे जाएंगे, पीएससी समझ रहे हैं सब लोग, पब्लिक हेल्थ सेंटर, तो वहाँ पे जब भी जाएंगे तो डॉक्टर कभी मना नहीं करते हैं किसी का भी चेकअप करने से। बट आशा आंगनवाड़ी नहीं ले जाती हैं तो कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने साथ ले जाएं। तो शुरुआत से जब भी वो प्रेग्नेंट होती हैं तभी हम लोग वहाँ ले जाते हैं, उनका हेल्थ चेकअप, रूटीन चेकअप, उनके न्यूट्रिशन वगैरह का पूरा जो भी डाटा होता है उनको हम लोग डॉक्टर से प्रोवाइड कराते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं। केवल यहीं तक नहीं, रेगुलर बेसिस पे उनसे हम लोग मीटिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कि हाँ आपने इस चीज़ों को समझा कि नहीं समझा। हमारे मीटिंग्स होते हैं उन्हीं के बस्ती में जाके, जैसे एक बस्ती में गए, वहाँ 8 से 10 प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो उनको इकट्ठा किया, वहाँ बैठे, वहाँ बात किए कि हाँ दीदी आपको कोई समस्या है कि नहीं है, अगर आपने डॉक्टर को दिखाया तो क्या आपको कोई फ़ायदा है, आपको अगर हमने टीटी का टीका लगवाया है तो क्या इससे कोई तकलीफ है आपको। तो इससे क्या होता है कि जब आपस में 10 लोग बैठते हैं तो एक लोगों को बेनिफिट होता है तो दूसरा कोई मोटिवेट होता है ना, सेल्फ मोटिवेट होना। एक तो हम उन्हें बोल बोल के थक गए कि चलिए चलिए चलिए, बट अगर कोई चीज़ मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है, तो सेकंड वाला क्या करता है कि अरे इन्हें कोई समस्या नहीं है, फ्री में हुआ है, अच्छा चीज़ है, तो हम भी जाएंगे। तो ये मुद्दा चलता रहता है उनके बीच में काम करने का। थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे आने के बाद कि एक साथ नहीं जाते हैं, टुकड़ों में जाते हैं। एंड फिर इसके अलावा जब भी उनका डिलीवरी टाइम होता है तो उनको कोशिश करते हैं कि जो भी डिलीवरी हो वो हॉस्पिटल में हो, घर पे ना हो। अदरवाइज अगर घर पे होता है तो आप सब जानते हैं कितना रिस्की होता है बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए। तो हम लोग शुरुआत से बोलते रहते हैं कि चल आपको ले चलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है जब अचानक से उनको लेबर पेन स्टार्ट हुआ और उस टाइम उनके पास कोई नहीं है, ना हम हैं, ना आशा है, ना आंगनवाड़ी है। लेकिन अगर हमने मोटिवेट करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उनको वो नॉलेज रहता है कि उस हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या होगा, कुछ तो हमारे साथ पॉसिबिलिटी है कि हम वहाँ जाके अपना इलाज करा सकते हैं, या तो हमारा जो प्रसव है वो हो सकता है, तो वो वहाँ भाग के चले जाते हैं। तो एक प्लस पॉइंट मिलता है उन्हें जब हम डेली उनके बीच में जाके उनको बताते रहते हैं। तो एंड उसके बाद हमारा काम आता है सेफ मदरहुड। सेफ मदरहुड मतलब मातृत्व, जैसे कि डिलीवरी होने के बाद जो बच्चा है उसका ध्यान कैसे रखना है, उसका केयर टेक कैसे करना है। उन्हें लगता है कि 4 बच्चे अगर हमारे हुए हैं, मैंने उनको घर पे आराम से केयर कर लिया है नॉर्मल, तो उनको मेरे 3रे 4थे बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो वैक्सीन है, जो गवर्नमेंट दे रही है वैक्सीन, उन्हें तो वो लगवाना चाहिए, लेकिन उसका भी उनको नॉलेज नहीं है। जो वैक्सीन लग रहा है, आपको पता होगा कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो BCG का टीका लगता है, लेकिन किसी भी बच्चे को स्लम बस्ती में BCG का टीका नहीं लगा है। और जब BCG का टीका लगने का टाइम आता है तो बच्चा 4 महीने का, 6 महीने का हो चुका होता है। और BCG का टीका 1 साल के अंदर लग सकता है, लेकिन ये भी पता नहीं है उनको। ANM को भी नहीं पता होता है कि इस बच्चे को हम कौन सा टीका लगाएं। एक साथ 3-4 टीका लगा देते हैं और बच्चों को बुखार आ जाता है।
फिर केस हमारे ऊपर, मैडम आप लेके गई, बच्चे को बुखार आ गया, मतलब ये टीका सही नहीं है। अब उन्हें उसके लिए मोटिवेट करना, अवेयर करना कि टीका लगने से बुखार आता है, दैट मीन्स कि टीका जो है वो वर्क कर रहा है, ये समझाना उनको बहुत ही ऊपर का काम है। मतलब कभी कभी तो ये होता है कि बच्चे को लूज मोशन भी हो गया तो वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं कि आप बच्चे को टीका लगवा दिए, हमारे बच्चे को लूज मोशन हो गया। तो बहुत टाइम तक उनके बीच में बैठना पड़ता है कि नहीं, टीका लगने से ये सब नहीं होता है, बुखार आता है उसका सेकाई वगैरह ठंडे पानी से कर सकते हैं हम। एंड इसके अलावा जो थर्ड टॉपिक हमारा है एडोलसेंस गर्ल्स। एडोलसेंस गर्ल्स के साथ हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करते हैं कि वो अपना पीरियड के टाइम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन रख सकती हैं। स्लम बस्ती में आपने देखा होगा कि 12 से लेकर 18 साल की लड़कियां जो होती हैं वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं, डैट मीन्स कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि पीरियड के टाइम पे होने वाली प्रॉब्लम क्या होती हैं और कौन सी प्रॉब्लम के लिए वो डॉक्टर के पास जाएं। यहाँ पे बात आता है कि उनको केवल प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताना, उनको अपने पीरियड के टाइम में क्या यूज़ करना है, दैट मीन्स कि पैड यूज़ करना है कि कपड़ा यूज़ करना है, और कपड़ा यूज़ भी करना है तो किस टाइप से कपड़े को यूज़ करना है, ये उनको समझाना। तो तीसरा काम हमारा ये होता है उनके बीच में। और इसी के साथ हम एक और काम जोड़े हैं कि आसपास जो स्लम बस्ती के स्कूल्स हैं वहाँ भी ये प्रोग्राम करते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उन्हें भी नहीं पता होता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे क्या क्या कोई बताएगा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के साथ उन्हें सेक्स एजुकेशन की जानकारी देते हैं। क्लास 12th 11th 10th की लड़कियां होती हैं तो इसके बारे में उनको भी कोई नॉलेज नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत जो भी हम उन्हें बताना चाहते हैं जो उन्हें समझ में आता है। और इसके साथ जो बड़ी लड़कियां होती हैं वो साथ में पूछती भी हैं कि दीदी मेंस्ट्रुअल हाइजीन तो आपने बता दिया, तो इसको कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, लाइक ड्यूरिंग पीरियड मुझे बहुत पेन होता है, या फिर मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या फिर बहुत कम होती है, तो कौन से डॉक्टर के पास जाएं। तो उन्हें हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने PSC सेंटर पे जा सकती हैं, नहीं तो जो हमारे इस क्षेत्र में एनिमेटर आते हैं उस एनिमेटर से मिल के आप किसी और डॉक्टर के पास भी जा सकती हैं। इस टाइम क्या होता है कि हम लोग तो थोड़े पढ़े लिखे हैं तो अपने घर में बात कर लेते हैं, लेकिन जिस घर में सोचो कि मम्मी एकदम नहीं जानती हैं कि पीरियड में कपड़ा यूज़ करना है या पैड यूज़ करना है। स्लम बस्ती में ऑब्वियस सी बात है, आप सब जानते हो कि कपड़े ही यूज़ करते हैं। माँ जो है वो पीरियड के टाइम वो अपने बचपन से लेके आज तक कपड़े ही यूज़ की है, तो वो पैड के बारे में अपने बच्ची को क्या बताएगी। और अगर बच्ची को पैड के बारे में अगर हमने बताया है तो वो कैसे मांगेगी अपने घर में जाके, वो तो ये बोल के चलेंगी अरे चलो आए बता के चले गए। लेकिन मेन होता है कि वो पैड उनके लिए क्यों ज़रूरी है, उनको पैड लाइफ में क्यों ज़रूरी है ये उनको बताना लड़कियों को, ताकि वो इसका यूज़ जान जाए और अपने घर में एटलीस्ट डिमांड कर सकें। एंड जो प्रॉब्लम की बात बताई उस प्रॉब्लम में हम लोग खुद जाते हैं लड़कियों के साथ PSC पे। 8 तारीख को किशोरी दिवस मनाया जाता है हर PSC पे, तो उस दिन केवल लड़कियों को देखते हैं हम। डॉक्टर जो होती हैं वो लड़कियों को देखती हैं, लड़कियों के प्रॉब्लम्स को, जो किशोरी लड़कियां होती हैं तो उनको लेके जाते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है डिस्कस करते हैं। किसी किसी को बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मंथ में 2 टाइम्स पीरियड आना। लड़कियों को पता नहीं होता है कि मंथ में मेरे 2 टाइम्स पीरियड आ गए, क्योंकि उनको डेट ही याद नहीं होता है। और इसके साथ एक और पीरियड से याद आया कि हमारे स्लम बस्ती में एक और समस्या होती है कि किसी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन शुरू से बताया ही नहीं जाता तो कोई डेट नहीं याद रखता। अगर प्रेग्नेंट लेडी भी हैं, अगर आप जाके पूछेंगे कि आपके प्रेगनेंसी का टाइम क्या है, तो वो ऐसे ही बोलेंगे होगा 4 5 8 महीने। हम लोग 8 महीने लिख के आते, पता चलता है 4 महीने का पीरियड उनका प्रेगनेंसी है। तो इसलिए उनको शुरू से ही हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयर करते हैं कि आप अपने पीरियड और अपने साफ सफाई को जानें। तो ये तो रहा हमारा काम जो हम 12 स्लम एरिया में करते हैं, और उस 12 स्लम एरिया में हमारे साथ 4 एनिमेटर जुड़ते हैं जो इस सारे काम को एक साथ रख के करते हैं। सो थैंक यू। एंड हमारे डायरेक्टर बताएंगे और कुछ आपको। सबको नमस्ते। मैं सेल्फ फादर मज्जू मैथ्यू, बेसिकली फ्रॉम केरला, और हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ी होगी लेकिन बेयर विद मी। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में, ठीक है। लेकिन आप लोग सब MSW की पढ़ाई कर रहे हैं, हम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप भी कुछ ना कुछ काम घर पे करते ही रहते हैं।
लेकिन उस काम करने के पीछे का कारण, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप अगर MSW कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ये सवाल का जवाब सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप नौकरी के लिए कर रहे हैं तो गलत जगह पे आप, अगर आप सैलरी के लिए कर रहे हैं तो यू विल लैंड अप इन अ रॉन्ग प्लेस। अगर आप सही में समाज सेवा के लिए कर रहे हैं तो शायद आप सही जगह पे पहुंच पाएंगे। अगर आप कंपैरेटिवली अगर ये स्टडी करेंगे तो आप जरूर मतलब कहीं ना कहीं से ये देखेंगे मेरे साथ जो पढ़ाई की वो आज कितनी सैलरी पा रहे हैं। वो 25,000 पा रहे हैं, 30,000 पा रहे हैं, 40,000 पा रहे हैं, और मैं ऐसे एक जगह पे आके फंस गया हूँ जहां मुझे सिर्फ 12,000 मिल रहा है। मैं गलत जगह पे हूँ। कई लोग ये सोच सकता है, उस पर होता क्या है कि हम जहां जिस फील्ड में अच्छा काम चल रहा है उसको छोड़ के फालतू वाले जगह पे हम पहुंच जाएंगे। वहां पे कभी कभी सुकून नहीं मिलता है। क्यों? कि हमने कुछ करने के लिए आगे आए और कर बैठे और कुछ, और कोई ऐसे भी कुछ संस्था में हम फाइनली जाके पहुंच जाते हैं जहां फर्जीवाड़ा काम चलते रहता है, पेपर में काम होते रहता है, और आपको अगर उस चीज़ से अगर खुशी मिलता है तो आप यही सोच लीजिए गलत काम करने के लिए, अगर गलत काम करने से आपको अगर खुशी मिलता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका कहीं ना कहीं से जो बेसिक रीजनिंग जो था वो गलत जगह पे था, कि मेरा इस फील्ड में आने के पीछे का जो कारण है वो कहीं ना कहीं से मेरा गलत है। ओके, अगर हम लोग इस अस्मिता नाम का एक संस्था अगर चला रहे हैं, वो एक संस्था के लिए हम लोग नहीं चला रहे, वो हम लोग फोटो के लिए नहीं चला रहे। हमारा तमाम काम होते रहता है। काम तो करने के लिए बहुत सारे काम हैं। कुछ लोग ये पढ़ाई करने के बाद पूछते हैं कि फादर एक संस्था खोलना है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कभी भी ये अगर सवाल आता है तो ये मान के चलिए आपका रास्ता गलत है। संस्था सबसे आखिरी में आता है। पहले आपके सामने एक प्रॉब्लम दिखता है, सबसे पहले आपके सामने एक प्रॉब्लम दिखाई देगा। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप इंडिविजुअली जो आपसे हो सकता है वो उसका प्रयास करेंगे। वो धीरे धीरे करते करते जब आपको लगेगा कि इस काम के लिए और रिसोर्सेज की जरूरत है और लोगों की जरूरत है और ऑर्गेनाइज तरीके से उसको करना है, तब जाके एक संस्था खड़ा हो जाता है। जिस दिन आपका पर्पस खत्म हो जाता है उस दिन आपका संस्था बंद हो जाएगा। अब होता क्या है कि आप अचानक एक संस्था खोल दिए, उसके बाद प्रोजेक्ट ढूंढते हैं। आपको लगता है कभी कभी महिलाओं के साथ काम करने का इच्छा रखते होंगे, और लेकिन कोई संस्था ज्वाइन कर लिए, उस संस्था का कोई काम है ही नहीं महिलाओं के साथ, फिर वो प्रोजेक्ट मिला ही नहीं कोई कहीं से महिलाओं के ऊपर, फिर आप बच्चों के ऊपर काम करने लगेंगे, उसके बाद एनिमल्स के ऊपर काम करने लगेंगे, फिर उसके बाद और कहीं चला गया। मतलब ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं से जिस मकसद के साथ आप इस फील्ड पे उतरेंगे वो मकसद बदल कर जो अवेलेबल है, जो वहां पे दिखता है वो आप करने लगते हैं। दिस पॉइंट कि इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर जिस एरिया में आपका फोकस है उस एरिया में आगे बढ़ते रहिए। हमारा कोर प्रोग्राम, हमारा कोर फोकस जो है बनारस के स्लम बस्तियों के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनमें से जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, उनके बीच में हमारा प्रोग्राम है। माइग्रेंट अनऑर्गेनाइज्ड माइग्रेंट लेबरर्स स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन, ये हमारा टारगेट ग्रुप है, ये हमारा कोर प्रोग्राम है। इसके अलावा चलाने के लिए बहुत कुछ हम लोग चला सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? हम इस पर्पस के लिए यहाँ पे हैं। इसी वजह से देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि अर्बन एरिया की जो स्लम बस्ती है जहाँ पे ज्यादातर माइग्रेंट्स दिखते हैं, उन माइग्रेंट्स के बीच में हम लोग उतर के उनके लोगों से बात करते हैं। काफी लोग कूड़ा कचरा उठाने जाते हैं, बेकिंग के लिए जाते हैं, या छोटा मोटा काम करते हैं, या तो फिर नगर निगम में काम करते हैं। उनके बच्चे उनके समान कूड़ा बीनने जाते हैं, उनके बच्चों को वहां पे रोकते हैं, उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऑलमोस्ट
400 से ऊपर के बच्चे हमारे सेंटर नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स पे आज के दिन में पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 200 के आसपास हमारी लड़कियां सिलाई सीख रही है जो इनमें से हैं। लगभग 200 के ऊपर प्रेग्नेंट महिलाएं आज हमारे बेनिफिशियरीज हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनके पास कोई आईडी है नहीं, जिनके पास जानकारी नहीं है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, और वो ऐसे ही मतलब कभी घर पे कभी इधर उधर उनकी डिलीवरी हो जाते हैं। माँ खुद अनीमिक है और उनके अंदर खून नहीं है, बच्चे को कुपोषित, सिंपल सी बात है, बच्चे पानी ले जाके कुपोषित हो ही जाते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है, देखिए मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जब कभी आप फील्ड पे उतरेंगे, क्योंकि आपका ये है एक्सपोजर प्रोग्राम है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, जब कभी आप फील्ड में उतरेंगे उस फील्ड में उतरने का उसके पीछे का कारण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वो कारण नहीं है तो आप गलत जगह पे, सच बताओ, उससे आपको सुकून नहीं मिलेगा। कुछ साल MSW में कोई संस्था में काम कर लिए, फिर उसके बाद पढ़ाने के लिए स्कूल ज्वाइन कर लिए, उसके बाद शादी हो गया, फिर उसके बाद कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिए, क्या फर्क पड़ा? और इससे होता क्या है ना, जो संस्था अच्छे से काम करते हैं फील्ड पे उनका बदनामी होता है। जो संस्था अच्छी तरीके से, आपको ये पता है आज के जमाने में जो भी अवार्ड जाता है, बेस्ट NGOs, बेस्ट सोशल सर्विस सेक्टर, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट टीचर, बेस्ट ये वो सारा चीज पैसे से खरीदा जाता है या रिकमेंडेशन से जाता है। हकीकत से मैं क्या कह रहा हूं, 40-50 हजार रुपए देने से आपको नेशनल लेवल अवार्ड मिल जाएगा। क्यों? ये क्रेज है और उस क्रेज में ही आप उतर रहे हैं। संस्था है आपका, उसका कहीं ना कहीं से रिकॉग्निशन चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए। आप फॉर एग्जांपल 10 लाख 20 लाख एक प्रोजेक्ट के लिए आप 5 से 10 लाख रुपया घूस देके आप 20-25 लाख का प्रोजेक्ट लेंगे, या जिस संस्था में आप काम करने जाएंगे वो लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको संस्था चलाना है, ठीक। उसके बाद होता क्या है ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 लाख का एक प्रोजेक्ट है, आप कहीं से आपको कहीं से आप जुगाड़ कर लिए और उसके बदले आपको सरकार को या कहीं इधर उधर देना पड़ेगा 5 लाख रुपए का आपको फर्जी बिल बनाना पड़ता है, और ये आप काम आपसे कराएंगे और आप करेंगे, ठीक। और उसमें से लगभग 30 to 40% पैसा संस्था बचा के रखेंगे, ओके। ऑलमोस्ट 25% आप ब्राइब दे दिए, 25 to 30% आप बचा के रखेंगे, संस्था उसके अपने खाते में डाल देंगे। फिर बचा जो पैसा है ऑलमोस्ट लेट्स से 30% 40% का काम आप करेंगे, उसमें से भी ज्यादा फोटोबाजी होगा। ग्राउंड रियलिटी में देखिए 10,000 रुपए का कंबल बांट के आप बहुत बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट का काम करेंगे, बहुत कुछ काम नहीं हुआ आपसे। 10,000 रुपए का कंबल बांट, 10,000 रुपए में कितना कंबल आता है पता है? और 10,000 का कंबल अगर खरीदने जाते भी है तो वो 90 रुपया पर किलो का कंबल खरीदते हैं। 90 रुपया पर किलो या 100 रुपये पर किलो का कंबल खरीदते हैं, जो इस टाइम में यूजफुल है ही नहीं। और आप बांटने का फोटो ले लेते हैं और सोशल मीडिया में डाल देते हैं और बहुत अच्छा दिखता है, 2 दिन पेपर में भी दिखा देंगे, बहुत अच्छा काम चलता है। कहीं ना कहीं से ना एक्चुअली होता क्यों है, कहीं ना कहीं से आपके इस काम करने के पीछे का जो रीजन है वो गलत बैठा है आपके दिमाग में। बहुत अच्छे से फोटो ले लेते हैं, वेबसाइट बहुत अच्छा बनाते हैं, एक ही प्रोग्राम को 3 जगह दिखाएंगे, 10 लोग पार्टिसिपेट हुए, मान फॉर एग्जांपल अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से आजकल होता मतलब देखिए अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से मान लीजिए लेट्स से मैं में से 30 लोगों को कलेक्ट कर रहा हूं, यहां बैठा के आपको समझा दिए चाइल्ड लाइन के बारे में और कोई मुद्दे के बारे में, और यही 30 लोगों को और कहीं ले जाके आपको फिर से समझाएंगे लेट्स से ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक। फिर उसके बाद वही बेनिफिशियरीज को और कहीं जाके फिर से समझा देंगे,
मेरा 3 प्रोग्राम हुआ ना, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग ऑलरेडी द एनलाइटेंड। उसके लिए आपके फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमारा जो काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत उसको एनालाइज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप एक नुक्कड़ नाटक पेपर में दिखा दिए कि एक नुक्कड़ नाटक कर लिए, लेकिन उसको देखने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मैक्सिमम, कोई चौराहे पे आप स्टार्ट कर लिए, फॉर एग्जाम्पल ऑन द रोड स्टार्ट कर लिए, मुश्किल से 10 लोग आके खड़े रहे और उनमें से आधे लोग हाफ टाइम पे आ गए, आधे लोग हाफ टाइम पे चले गए। एक्चुअली उस नुक्कड़ नाटक से कितने लोग बेनिफिट हुए? और बीच रोड पे ऐसे क्राउड चलता है, गाड़ियां चलती रहती है, कोई सुने नहीं आपका प्रोग्राम। ये अनाउंसमेंट जो हो रहा है ना, आपको पता है कौन सी अनाउंसमेंट हो रहा है? आपको पता है अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा किस चीज का अनाउंसमेंट हो रहा है। कोई बाइट की पूरा अनाउंसमेंट सुनते नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते, कभी कभी संस्था में आके ऐसे से कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं जिसके बारे में कभी सोचते नहीं कि वो एक्चुअल में वो लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। हमको एक नुक्कड़ नाटक दिखाना था, हम दिखा दिए, मेरे पास फोटो है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन गलत जगह पे। आर गेटिंग दिस पॉइंट? अगर ये काम करना है तो इस फील्ड में मत आइए। अगर ये काम करना है तो इस फील्ड में मत आइए। अगर जेन्युइन काम करना है तो आइए। आज हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम इसी वजह से हो रहा है कि सारे लोग संस्था खोल के अपना काम चला रहे हैं। होता है, बहुत होता है। पूरे साल भर में 2 या 3 प्रोग्राम दिखा के साल भर में 25-30 लाख रुपए का प्रोग्राम दिखा देते हैं, एक्चुअल में कुछ हुआ ही नहीं। फोटोबाजी सबसे बड़ा दुश्मन है आज के जमाने में। ठीक, बहुत ज्यादा बुराई नहीं करूंगा। एक्चुअली ये साइड एक्चुअली ना बहुत कम लोग इसके बारे में बोलते हैं। बाकी सारी चीज आपको कहीं ना कहीं से आपको सुनने के लिए आ ही जाएगा। आप 10-15 संस्था विजिट कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं से ये काम करते, वो काम करते, सारा चीज आपको समझाएंगे। आपको जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है ये समझाने के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपके सामने होंगे। लेकिन अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट बोलने के लिए आपके सामने कोई खड़े नहीं होंगे। आपको क्या करना है वो तो हर कोई ना कोई बताएंगे, लेकिन आपको क्या चीज नहीं करना है शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं। और बस यही मुझे बताना है, जब भी आप इस फील्ड में उतरेंगे उसके पीछे का एक कारण, एक सॉलिड कारण होना चाहिए, नहीं तो मत जाइए। आप गलत जगह पे फंसेंगे, आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हमारे पास जो स्टाफ है पिछले 10-12 साल से आ रहे हैं। चंदौली से रोज अप डाउन करते हैं, मिर्जापुर से रोज अप डाउन करते हैं। पिछले 10 साल 500 रुपए में स्टार्ट किए हैं। कहीं ना कहीं भी सैलरी की बेसिस पे कुछ नहीं है इनके पास। जो स्टाफ फील्ड पे काम करते हैं ज्यादातर अनपढ़ है, वो अपने से कुछ लिख नहीं पाएंगे। ऐसे भी स्टाफ है मेरे पास जिनके 2 शादियां हुआ 13 साल में, पति छोड़ के चले गए। आज वो हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, 12-13 साल से काम कर रहे हैं। पहला पति छोड़ दिए, दूसरे पति है, वो भी बाल विवाह। लेकिन वो मेरा ताकत है क्योंकि वो सही जगह पे, वो कहीं ना कहीं से वो जिस मकसद के लिए है, उनको कहीं कोई बच्चा दिखता है तो उनको पता है कि वो कुपोषित है, ठीक है, नॉर्मल है, उनको डॉक्टर की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, तो टाइम नहीं देखते। सुबह हो, शाम हो, रात हो, उस बच्चे के लिए खड़े रहेंगे। अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट करके आया सुबह से। अब बीएचयू के पीछे तरफ जो चित्रपुर है ना, सनबीम, उससे थोड़ा आगे एक बीएचयू के डॉक्टर्स के साथ हम लोगों ने मिलकर एक छोटा सा हॉस्पिटल स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि बीएचयू के डॉक्टर्स सब मिलकर हम लोग एक प्लान बनाए हैं कि देखिए इतनी ज्यादा मतलब ऐसे हॉस्पिटल है जो पैसा खाने के लिए सिर्फ बैठे हैं, और ऐसे जो स्लम बस्ती के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर एक्सेसफुल नहीं है। तो हमारे जो एफर्ट से
बहुत सारे ऐसे लोगों को वहां भेजने का प्रयास कर रहे हैं जो उनको सही दिशा में। आज ही बात कर रहे थे, एक डॉक्टर है, एक्चुअली भी एक पेशेंट है, उनको टीबी का इश्यू है और जो जिनके अंडर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्होंने एमआरआई की ले ली थी और जब सही डॉक्टर से बात करने पर वो डॉक्टर कह रहे एमआरआई से उनका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर मतलब जिनके अंडर में हो रहा है वो डॉक्टर सीधे लिख दिए कि एमआरआई करना है और एमआरआई की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन होता है कि बहुत सारी जगह पे गलत सलाह। आपको ये पता है कि जो मेडिसिन जो आप लोग दुकान से लेते हैं, जो प्रोटीन पाउडर में खरीदता हूँ, 340 रुपये के एमआरपी है और मुझे कितने में मिल रहा पता है? 45 रुपीज। 300 टैक्स नहीं, टैक्स मैक्सिमम 28% रहता है और मैक्सिमम ना 350 रुपए का आइटम 45 रुपीज में आपको मिल रहा है, तो कितने रुपए का बढ़ोतरी है, कितना परसेंटेज? ऑलमोस्ट 300 to 400% का इंक्रीज है। लगभग सारी दवाइयां इसी तरीके से बिकता है और वही पेशेंट जाके वहीं से खरीदते हैं। सही बता रहा हूं, कॉफ सिरप 70 रुपीज में जो हम लोग खरीदते हैं, मुझे 7 रुपए में मिलता है। यही होलसेल रेट है। कहां गए हम लोगों की वो फीलिंग कहां गया? कॉफ सिरप जो दुकान से जो खरीदते हैं 7 रुपए 70-80 रुपीज में, वो 7 रुपए 8 रुपए 9 रुपए 11 रुपए में बिकता है। एक्चुअली उसका रेट वही है। यही सब है। लेकिन जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आपके इस फील्ड पे उतरने का कोई रीजन नहीं है। दिस पॉइंट। और हमें इस चीज से लड़ना है जो गलत दिख रहा है। बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं हो रहा है, बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, वो कुपोषित हैं, सरकारी अस्पताल में खुद डॉक्टर पेशेंट्स को ले नहीं रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं कर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, थाने में उनका एफआईआर नहीं हो रहा है। अगर इस चीज से अगर आपको दर्द नहीं होता है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम दिखेगा ही नहीं। जब तक आपके सामने वो एक प्रॉब्लम जैसे नहीं दिखेगा तब तक आप उसके पीछे कुछ करेंगे ही नहीं। प्रॉब्लम तब उठ के आता है जिसपे आपकी संवेदनशीलता, आपको लगता है कि आपको वहां पे कुछ करने की जरूरत है। जब तक आपको ये लगेगा नहीं कि मुझे उन बच्चों के साथ, उन महिलाओं के साथ, उन लोगों के साथ कुछ करना है, तब तक आप नहीं करेंगे। और प्रॉब्लम सामने से नहीं दिखेगा तो मत उतरिए। आप किस प्रॉब्लम को लेके काम करने जा रहे हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो उसके लिए काम करिए। जहां एक्चुअल में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए काम करिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोगों ने ऐसे ही प्लान बना रहा था मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर काम करने के लिए, मैं ये भी कर सकता था, हमारे जो वेल टू डू स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, वहां पे जाके हम लोग आराम से अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते थे। लेकिन उससे भी और पिछड़े लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है। शायद आपको हमारी जरूरत नहीं है, आप स्टिल वेल टू डू हैं, और अच्छे स्कूल में जो बच्चे हैं उनको थोड़ा और अवेयरनेस है उनके अंदर, लेकिन ऐसे लोगों तक बहुत कम ही लोग पहुंचते हैं। तो इसीलिए जब कभी आपके सामने जो भी आप सेलेक्ट करेंगे कौन किस प्रॉब्लम के ऊपर आपको काम करना है, तो आप उन प्रॉब्लम के बारे में सोचिए जिनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अच्छी घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, ठीक, लेकिन ये नहीं कह सकते हम गरीब बच्चों की भला कर रहे हैं। आप उन बच्चों की पढ़ाई, उन बच्चों को पढ़ाइए जिनको आपकी जरूरत है। तब आप एक सोशल वर्कर का काम कर रहे हैं। जिनके पास सारी चीज की फैसिलिटी है, उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो आपकी जरूरत क्या है? वो वैसे भी चले जाते। जो चल नहीं पाते, जो समझ नहीं पाते कि अस्पताल में क्या करना है, 4 ऐसे लोगों को लेके बीएचयू ले जाइए,
तो वहाँ आपकी सेवा गिना जाता है, नहीं तो वो सेवा नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना कुछ बहुत कुछ है। आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बीच में हैं और कभी भी यहाँ आ सकते हैं। दरवाज़ा हमेशा खुला है और कोई भी मदद हो, कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी चीज़ है, विद्यापीठ से हमारा लगाव काफ़ी सालों से है और ये सारे बच्चे पता नहीं चलता ही कब ही घर जाते हैं। हमारे जो विद्यापीठ के कुछ बच्चे ऐसे हैं वो इसी को ही अपना घर समझते हैं। सुबह कल भी ये था, कल संडे था, दिन भर यही था, पता नहीं चलता, तो सब घर जाते हैं। तो विद्यापीठ से काफ़ी अच्छा लगाव है, प्रोफेसर से और बच्चों से, टीचर से, स्टूडेंट से काफ़ी अच्छा लगाव है और हमेशा आते रहिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू तो हम लोगों को बोलना चाहिए फादर का, अस्मिता ऑर्गेनाइजेशन का, कि फादर का हमेशा हम लोगों को सहयोग मिलता है। अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं फादर से या ऋतु जी से या अदर जो भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्क कर रहे हैं। अगर किसी भी इशू से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। है किसी और को क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन आप जैसे आपने कहा कि जो स्लम में लोग रहते हैं, प्रेग्नेंट जो सफ़र करती रहती है, मतलब 4 महीने यहाँ 5 महीने वहाँ होती रहती है, तो यदि आप उसको केस को देख रही है 4 महीने बाद वो कहीं और चली गई तो फिर उसका आप कैसे क्या करते हो? यही तो सबसे बड़ा इशू है कि शुरुआत से हम लोग उनको लेके चलते हैं और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो वो अपने मायके चली जाती हैं या फिर कहीं और चली जाती हैं। तो वो केस जो है कंटिन्यू रहता है। जब वो हमें अपनी जगह पे अवेलेबल नहीं मिलती हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं पता करने की कि वो कहाँ गए। अगर हम लोग ट्रेस कर पाते हैं कि आसपास के इलाकों में है जहाँ हम पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन वो अगर वाराणसी से बाहर चले जाते हैं तब तो मुश्किल होता है काम करना। लेकिन जब वो रिटर्न वापस आते हैं तो हमारा कंटिन्यू केस चलता है। वो बच्चा हो जाता है, फिर बच्चा जो है वो सेफ है कि नहीं है, बच्चा वैक्सीनेटेड हुआ है कि नहीं है, फिर वो काम लगातार चलता रहता है। धात्री महिला में प्रेग्नेंट थी तब तक तो थी, अब वो बच्चा हो गया तो वो लैक्टेटिक हो गई तो वो उनके साथ केस चलने लगता है हमारा। कोई और क्वेश्चन आपका? कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन बेटा किसी का? चलिए, फादर का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, अस्मिता ऑर्गेनाइजेशन का, आप सभी का धन्यवाद के लिए मैं MSW फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगा, वो आए और फादर का और सभी का धन्यवाद दें। Thank you so much, sir. On behalf of my colleague, I would like to extend a heartfelt word of thanks to Director Father Matthew and all the organization staff members, all the members of this organization who spared their time with their from their busy schedule and in this occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts and experiences, and really this is definitely going to be encouraging us in our future events. Thank you so much to all of you. मैं आप लोगों को 1098 पर कैसे फ़ोन करना चाहिए वो एक बार डेमो करके दिखाना चाहती हूँ। मैडम, एक सेमिनार के तहत मैं यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट आए हैं। मैं चाइल्ड लाइन के बारे में मैं चाहती हूँ तो आप थोड़ा इनको जानकारी दें। ठीक मैडम, बोलिए। यहाँ पे 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की मुसीबत की जाती है। जैसे कि किसी बच्चे को स्वास्थ्य सेवा की समस्या हो, या कोई बच्चा अनाथ हो, बाल श्रम कर रहा हो, खो गया हो, या बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा हो, इन सभी परिस्थितियों में भारत के लगभग हर जिले में हमारी चाइल्ड लाइन की टीम होती है जो बच्चे से मिलती है और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमें कभी भी 1098 पे कॉल करके बच्चे की जानकारी ले सकते हैं। ठीक मैडम, धन्यवाद।
कि आप जब भी इस पे फ़ोन करेंगे तो इसी तरह वहाँ पे लोग फ़ोन उठाएंगे और आप पूरी जानकारी देंगे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और ये ऐसा मतलब बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तो वो लोग सारा डिटेल लेकर वो कॉल हमारे यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तब हम लोग उस बच्चे की मदद के लिए हम लोग तुरंत 1 घंटे के अंदर में वहाँ पहुँचेंगे।